Everyone, welcome back to SS classes. Today I will read the chapter number 4 in physics. तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है फॉर वंदना जायसवाल। वो वर्क एंड एनर्जी जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं इस लेसन स्पॉटलाइट की तरफ कि कौन कौन सी स्पॉटलाइट इसमें है। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट वर्क कंडीशन फॉर वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म, transformation of energy, source of energy, energy chain, saving energy, work and energy. So we first include in work and energy. Every day all of us work, we play, read, live things, do calculations. Some of things these work done can be quantified and the rest cannot be mental work. For instance cannot be measured. तो हर दिन जो है हम कोई ना कोई काम करते हैं, जैसे खेलना हो गया, पढ़ना हो गया, कैलकुलेशन करना हो गया। तो कुछ वर्क हम ऐसे करते हैं जो क्वांटिफाइड होते हैं, मतलब जिसमें हमारा मेंटली वर्क होता है, जिसमें हमारा दिमागी काम होता है। इंस्टेंस कैन नॉट बी मीजर्ड, जिसको हम मेंटली वर्क को हम लोग मीजर नहीं कर सकते। थिंकिंग, एनालाइजिंग, रीडिंग और लर्निंग रिक्वायर अस टू मेक एन एफर्ट एंड स्पेंड सम एनर्जी। तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम एनालाइज करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम याद करते हैं, उसमें भी हमें एक एफ़र्ट की, जो स्पेंड की हुई एनर्जी होती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस एनर्जी को हम मीज़र नहीं कर पाते। हाउ एवर दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड मेंटल वर्क। तो इन्हें हम मीज़र नहीं कर सकते, इसलिए ये सिर्फ क्या होंगे, मेंटल वर्क होंगे। ये वर्क नहीं होंगे, क्या होंगे, मेंटल वर्क, जिनका हम दिमागी तौर पर काम करते हैं। तो अदर एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, स्टेप हो गया, किकिंग बॉल हो गया, रनिंग हो गया, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कौन कौन सी, चढ़ना या दौड़ना या कूदना या किकिंग बॉल को किक करना या दौड़ना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये किस में आती हैं, हमारी फ़िज़िकल वर्क में आती हैं। तो दिस वर्क कैन बी क्वान्टिफाइड एंड दैट इज़ मीज़र्ड। इस वर्क को हम क्या कर सकते हैं, क्वान्टिफाइड भी कर सकते हैं और इसको हम मीज़र भी कर सकते हैं। तो इन फिज़िक्स में we say work has been done when force is applied to able to move an object, change its speed or direction of motion। हम फिज़िक्स में तभी कहेंगे कि वहाँ पर काम हुआ है जब कोई फोर्स अप्लाई होगा और मूवमेंट करेगा किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो फॉर वर्क टू डन बी देयर शुड बी, हम कब कहेंगे कि काम हो रहा है, व्हेन शुड बी देयर शुड बी ए फोर्स एक्टिंग एंड ए डिस्प्लेसमेंट शुड बी प्रोड्यूसिंग बाय द फोर्स। और पहले तो फोर्स अप्लाई होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए कि वो जो जिस पर फोर्स लग रहा है वो वस्तु में या उस चीज़ में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। एज एग्जांपल मैं इस पेन का ले रही हूँ कि ये पेन जो है ये पेन यहाँ पे रखा था, यहाँ पेन रखा है, मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया और इसे उठाकर यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये जितना इसमें मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, इसका मूवमेंट हुआ, ये पहले यहाँ पर थी अब यहाँ पर आ गई, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब अपने जगह से ये हटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि वर्क विल बी डन। वर्क यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क टू बी डन, यहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमने इस पर जोर लगा रहे हैं और ये उठ ही नहीं रही है, ठीक है, यहाँ पर जोर लगा रहे हैं लेकिन उठ नहीं रही है, अपनी जगह से हिल नहीं रही है, तो यहाँ पर वी नॉट से के वर्क टू बी डन। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं वर्क के कुछ और भी ज़्यादा। व्हेन ए बॉय किक्स ए फुटबॉल, जब कोई काम बॉय जो है वो किक करता है फुटबॉल को, एंड मूव वर्क इज़ डन, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर वर्क हो रहा है, क्योंकि वो किसी बॉल को किक करेगा तो जाहिर सी बात है कि बॉल में कोई ना कोई मूवमेंट होगा, वो इधर जाएगी, उधर जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कहीं भी जाएगी। इन एबव द केस फोर्स इज अप्लाइड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इस ऊपर के केस में क्या दिखा रहा है कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। इट चेंज बीट इट्स पोजीशन, कैसे पता चला, क्योंकि पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो देयर फॉर वर्क सेट टू बी डन, ओके। व्हेन ए कूली पॉटर कैरीज बैक सूटकेस एंड हेड स्टैंडिंग, नो वर्क इज डन एज देयर नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक कूली जो है वो अपने सर के ऊपर बैग को कैरी करके जा रहा है, सूटकेस को अपने सर के ऊपर रखा है, बट लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रखा हुआ है सर के ऊपर, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट ऑफ द बॉडी एक्ट वर्टिकली डाउन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वेट ऑफ बॉडी होता है वो एक्ट करना चाहिए कैसे, वर्टिकली डाउन होना चाहिए। व्हेन द कूली इज स्टैंडिंग, जब कूली खड़ा रह रहा है तो देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, तब वहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। सो वी नो से दैट वर्क इज़ डन। इवन इफ़ कूली वुड हैव बीन वॉकिंग, और जैसे ही कूली चलना शुरू करता है ऑन लेवल ग्राउंड, तो चलने पर, ठीक है, तो ही डिस्प्लेसमेंट वुड बी परपेंडिकुलर फोर्स, देयरफॉर वर्क सेट टू बी डन। जब वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर वर्क हो रहा है, वर्क विल बी
कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं फोर्स का। फिर है, इफ़ यू ट्राई द पुश वॉल यू आर अप्लाइंग अ फोर्स बट द वॉल डज नॉट मूव सो नो वर्क इज़ डन। ठीक है, तीसरा हमारा एग्जांपल के तौर पर ये दिया गया है कि अगर हम किसी वॉल को पुश करें, ऐसे पुश करते जाएं, ठीक है, धक्का दें, तो क्या वहाँ पे फोर्स तो हम लगा रहे, बहुत ताकत लगा के उसको धक्का दे रहे वॉल को, लेकिन वो वॉल जो है वो मूव नहीं करेगी, सो वर्क इज़ नॉट डन। ठीक है, तो आप कहने का मतलब समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि फिज़िक्स की भाषा में हम लोग तभी कहेंगे कि वहाँ पर वर्क हुआ है जब किसी वस्तु में या किसी चीज़ में डिस्प्लेसमेंट होगा या मूवमेंट होगी। जब तक हम फोर्स लगाएं और उस वस्तु में कोई मूवमेंट ना हो या कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो तो हम कहेंगे कि वहाँ पर वर्क नहीं होता है। किस भाषा में? फिज़िक्स की भाषा में। ठीक है, चलिए हमने इतने एग्जाम्पल पढ़ लिए, वो सफिशिएंट है हमारे लिए। अब हम पढ़ते हैं मीजरिंग वर्क। तो मीजरिंग वर्क हमारा कैसे होता है? तो वर्क इज़ measured as product of force applied and displacement work done depend on both forces। ठीक है, applied distance movement and object to other। तो वर्क जो होता है is done by only when force produces this displacement, whenever displacement is perpendicular to the force no work is said to be done। ठीक है, तो अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब वहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ है। जैसा कि इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड, यहाँ पर 10 मीटर्स, यहाँ पर जो 5 kg का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये 10 मीटर देखो, फिर यहाँ पर 100 kg फोर्स अप्लाई हो रहा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड, यहाँ पर 10 मीटर 5 kg एंड 20 इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पर बता रहा है कि किस तरीके से डिस्टेंस जो है मेंटेन हो रही है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, आप लोग को मीजरिंग वर्क का फॉर्मूला ये याद कर लेना है आप लोग। डिस्प्लेसमेंट इज़ ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या दूरी होती है दो फाइनल पोजीशन के बीच की। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जितना वो वस्तु अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रही है। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है W इक्वल टू F इंटू एस, जहाँ W वर्क है एंड F फोर्स है एंड S डिस्प्लेसमेंट है हमारा। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लोग को स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना है। तो वर्क डन विल इंक्रीजेज इज डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज। तो वर्क जो होगा जब काम होगा तो विल इंक्रीजेज, वो इंक्रीज़ करेगा, वर्क तब इंक्रीज़ करेगा जब उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो वर्क भी क्या होगा, सो वर्क इज़ मोर इन देन। ठीक है, तो यूनिट ऑफ वर्क की पढ़ लेते हैं कि अब वर्क की यूनिट कौन सी होती है। तो यूनिट जो होती है वर्क की SI यूनिट वो होती है जूल। 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी कि 1 न्यूटन मीटर, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अगर हम न्यूटन 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और न्यूटन मीटर। ठीक है, तो द यूनिट ऑफ वर्क इज़ नेम आफ्टर द साइंटिस्ट। तो जो यूनिट होती है वर्क की वो हम क्या लिखते हैं, आफ्टर द साइंटिस्ट नेम से। तो यहाँ पर JP जूल लिखते हैं। डेफिनेशन, इसका जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं जूल का। 1 जूल जो वर्क जो होता है व्हेन फोर्स ऑफ 1 मूव्स इन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर इट्स ओन डायरेक्शन। CGS यूनिट जो है वर्क की वो है वर्क एरिया जो होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। वर्क डन इज़ 0। अगर वर्क जो है 0 होगा तो इसका मतलब फोर्स भी क्या लग रहा है, वहाँ पर 0 हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी वहाँ पर 0 है। तो फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा कि एक बॉय जो है एक बुक को लिफ्ट करता है, 20 न्यूटन वेट की बुक जो है उस प्लेस एंड ऑन शिफ्ट 2 मीटर हाइट, और उसको 2 मीटर की हाइट पर रख देता है। मतलब 20 न्यूटन वेट की जो बुक है उसे उठाता है और फिर उसे शिफ्ट कर देता है कहाँ पर, 2 मीटर की हाइट पे। तो व्हाट इज़ द वर्क डन बी हिम, तो उसके साथ उसके द्वारा कितना काम हुआ गया है। तो W इक्वल टू क्या होता है हमारा, F इंटू एस। कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है, 20 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 मीटर हो रहा है तो 2 लिखेंगे। तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और हमारा जो वर्क का क्या है, जूल, वर्क का SI यूनिट का है हमारा जूल है, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर, जूल लिख लेंगे। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। व्हाट इज़ द एनर्जी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो होती है वो कैपेसिटी है या फिर एबिलिटी है किसी भी काम को करने की, टू डू वर्क। इसका आप छोटा सा डेफिनेशन लर्न कर लेना, एग्जाम में आएगा भी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी इज़ अ कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो होती है वो कैपेसिटी होती है या फिर एबिलिटी होती है किसी कार्य को करने की, कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, ए मैन
हु हैज़ ए कैपेसिटी टू वर्क 15 आवर्स ए डे, ठीक है। और हर इंसान की जो कैपेसिटी होती है वर्क करने की वो अलग अलग होती है। कैसे, इस एग्जांपल में समझ लेते हैं कि एक आदमी जो है कह रहा है कि वो 15 घंटे काम करता है, पॉसेस मोर स्टेमिना और एनर्जी ए पर्सन हु हैज़ कैपेसिटी टू वर्क 10 आवर्स, ठीक है। उसके पास ज़्यादा स्टेमिना है उस व्यक्ति की अपेक्षा जो क्या कर रहा है कि जो 10 घंटे काम कर रहा है। एनर्जी जो होती है वो रिलेटेड होती है वर्क से। तो वी सम टाइम यूज स्टेमिनेंट्स लाइक आई एम टू टायर्ड। हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि हम बहुत थक चुके हैं, टू गो आउट, आई हैव नो एनर्जी टू रन, मेरे अंदर दौड़ने की एनर्जी नहीं है। बीइंग एबल टू डू वर्क इम्प्लाइज द एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। तो किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो एनर्जी नहीं होगी तो हम लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में जो एनर्जी का मात्रक होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है वर्क का जूल होता है। एनर्जी जो होती है वो अनलाइक होती है मैटर के, डज नॉट हैव मास और ऑक्यूपाई स्पेस। ना तो ये इसका कोई मैटर होता है, ना ये मतलब मास ऑक्यूपाई करती है, ना स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो हाउ एवर इट इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी एज इन रिक्वायर्ड टू वेरियस टाइप ऑफ वर्क। तो हम कैसे इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो एनर्जी एग्जिस्ट होती है डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। तो कौन कौन से फॉर्म होते हैं, पहला होता है मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, तीसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग वन बाय वन करके इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो रिफ़र करती है ऐसी एनर्जी को बॉडी की जो प्रोसेस होती है वायरुट या मोशन से, दैट इज़ स्पीड एंड बाय वर्च्यू ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्ट्रेन। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो फर्दर डिवाइडेड होती है काइनेटिक एनर्जी में एंड पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी ही डिवाइडेड हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में एंड फर्दर पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पॉसेसेस होती है बाय द बॉडी ड्यू टू स्पीड, उसकी स्पीड से। ए मूविंग बॉल रनिंग वाटर, एक मूविंग बॉल जो है वो वाटर में रन कर रही है, तो हाई स्पीड बुलेट मूविंग एयर, ऑल पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। ये सारे क्या हैं, काइनेटिक एनर्जी हैं। तो एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जहाँ m उसका मास है और v उसका वेलोसिटी है, ठीक है, क्या मोशन हो रहा है वहाँ पर। तो वेयर m जो है मास और v स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो गति, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ करेगी एज मास इंक्रीजेज। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी होगी वैसे वैसे मास भी इंक्रीज़ होगा। मास मतलब वज़न, एज अ वेलोसिटी विद बी इंक्रीजेज, और वेलोसिटी भी इंक्रीज़ करेगी। डबलिंग द वेलोसिटी इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी बाय अ फैक्टर 4, वेयरएज डबलिंग द मास इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी बाय फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। तो व्हेन एथलीट इज़ रनिंग स्लोली एंड टेक्स अ जंप, जब कोई एथलीट जो होता है वो स्लोली मतलब धीमे दौड़ता है, जंप करता है, ही इज़ एबल टू टेक अ स्मॉल जंप ओनली, तो वो क्या करेगा, छोटी जंप ही मार पाएगा। लेकिन द सेम एथलीट, अगर वही एथलीट व्हेन रनिंग फास्ट, अगर तेज़ दौड़ते हुए, ठीक है, हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी सो एबल टू बिगर लीप, अगर वो तेज़ दौड़ते हुए जंप करेगा तो वो ज़्यादा दूर कूद पाएगा। तो लॉन्ग जंप्स इज देयर फॉर गेन इनफ काइनेटिक एनर्जी, उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी बाय रनिंग फास्ट बिफोर अटेम्प्टिंग द जंप, ठीक है। तो व्हेन अ डॉग एंड हॉर्स आर मूविंग एट द सेम स्पीड, अगर कोई डॉग है एंड हॉर्स है वो सेम स्पीड में दौड़ रहे हैं, तो हॉर्स वुड पॉसेस मोर काइनेटिक एनर्जी, हॉर्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, हैंस बी एबल टू मोर वर्क एज मास द हॉर्स मोर देन टू द गॉड, क्योंकि हॉर्स का मास, जो हॉर्स का वज़न है, हॉर्स क्या है, बड़े होते हैं, डॉग से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अपेक्षा किसकी, डॉग की, क्योंकि डॉग क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ पर आप मीनिंग अच्छे से समझ पा रहे हो कि एक हॉर्स है और एक डॉग है, उन लोग उतनी ही मतलब मूव करें, सेम स्पीड में दौड़ लें दोनों। हमने बोला कि 2 किलोमीटर की स्पीड से दोनों दौड़ लें, हॉर्स भी और डॉग भी। तो किसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है जो बड़ा एनिमल है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें मास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे मास इंक्रीज़ होगा और वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होगी अकॉर्डिंग टू स्पीड डायरेक्शन। फिर है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ एनर्जी डैट बॉडी पॉसेस ड्यू टू द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ स्ट्रेन। ये हमारा एनर्जी जो होती है बॉडी की, इसमें हम पॉसेस करते हैं स्टेट 2 ऑफ रेस्ट, स्टेट स्ट्रेन। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर स्प्रिंग प्रोसेस, इलास्टिक पोटेंशियल ऑफ एनर्जी। यहाँ पर कोई स्प्रिंग ली हमने, जब उसे कंप्रेस करेंगे, किसी बॉल को रख के उसे कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वहाँ से हाथ हटाएंगे वो क्या करेगी, स्प्रिंग बॉल फिर से रिलीज कर देगा स्प्रिंग, ओके। जैसे फॉलिंग स्टोन ऑन नेल एंड वुड नेल, तो अगर हम कोई ये स्टोन नेल है, ठीक है, इस पर कोई स्टोन से मारते हैं तो वो क्या होता है, अंदर धंस जाएगा नेल के ना, अगर इसको नीचे की ओर जाएगा तो वो क्या होगा, धंस जाएगा। फॉलिंग बॉडी हैज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स पे भी कुछ डिपेंड करती है।
और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि ग्रेविटी हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही कोई भी चीज़ होती है वो हमारे नीचे आके गिरती है, ठीक है। हम कुछ भी फेंकेंगे, अगर ऐसे फेंकेंगे तो वो नीचे जाएगी, ना कि आसमान में, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजिशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, and elastic potential energy due to the state of strain, compressed, elongation. Example, a drawbar, stretched rubber and coupled of compressed spring. The compressed spring possesses potential energy due to the state of strain, therefore is elastic potential energy. The stone that is raised a height possesses potential energy due to state of rest, hence is gravitational potential energy. एक्सप्रेशन, अगर हम किसी स्टोन को किसी नल पर गिरा रहे हैं तो यहाँ पर गिरने का मतलब है कि नीचे जा रहा है, ना कि ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आप समझ रहे हो? द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैं इसे नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये इस एग्जाम्पल को बताया गया, एक्सप्लेन करके बताया गया है। फिर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी PE जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, यानी M इंटू G इंटू H, जहाँ M इसका मास होगा किसी भी चीज़ का, G जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, एनर्जी होगी, और H जो है वो हाइट होगी। और इसका आंसर जो किस में आएगा? जूल में आएगा। द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज, यहाँ पर भी वही काम है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी जब मास भी इंक्रीज़ करेगा। व्हेन हाइट ऑफ बॉडी एबव ग्राउंड लेवल इंक्रीजेज, वहीं पे हाइट भी उसकी इंक्रीज़ करेगी। वर्क कैन बी डन बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी पोसेस बाय बॉडी। वर्क कैन बी डन हम तभी कहेंगे जब वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोसेस होगी बाय द बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी बॉडी के द्वारा। इन ऑर्डर टू स्टोन अबव ग्राउंड इन लेवल प्लेस टू हाइट वी हैव टू डू वर्क। अगर हम ये कहें कि हमने किसी स्टोन को, किसी पत्थर को उठाया और उसके ऊपर रख दिया, दूसरे के ऊपर रख दिया, तो यहाँ पर हम कहेंगे वी गेट्स वर्क, वर्क विल बी डन या वर्क विल टू बी डन, ठीक है। तो फिर है हमारा अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है हमारा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या ये आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू।